नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से उपस्थित हूं। आज हम लोग यहाँ पर ब्लैक होल के विषय में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने तारे और हमारा जो सूर्य है उसके विषय में पढ़ा था और उसके साथ ही ये भी पढ़ा था कि किसी भी तारे की जो जन्म की स्थितियां होती हैं वह क्या होती हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके तारा कैसे रेड जायंट बनता है, रेड जायंट बनने के बाद कैसे कोई भी तारा ब्लैक होल की स्थिति अर्थात उससे पहले सुपरनोवा के विस्फोट में जाता है, सुपरनोवा के विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर स्टार कैसे बनता है। साथ ही ये भी पढ़ा था कि कोई भी तारा व्हाइट ड्वार्फ या ब्लैक ड्वार्फ होता है तो क्यों होता है, और हमारे सूर्य की जो दशाएं हैं, हमारे सूर्य की जो आकृति है उसके भीतर कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, चाहे वो क्रोट का क्षेत्र हो, चाहे विकिरण जोन हो, चाहे उसका संवहन क्षेत्र हो, चाहे प्रकाश फोटोस्फीयर का क्षेत्र हो, चाहे उसका वायुमंडलीय क्षेत्र हो, चाहे उसके कोरोना का क्षेत्र हो। सारी विषय वस्तु हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ ली थी। उसी क्रम में आज हम पढ़ते हैं आगे कि जब किसी भी तारे की मृत्यु होती है तो वह कैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी संरचना को एक हम साधारण नाम से कह सकते हैं ब्लैक होल। लेकिन जरूरी नहीं होता है कि कोई भी तारा अगर खत्म हो रहा है तो ब्लैक होल ही बदलेगा या ब्लैक होल ही बन जाएगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं, जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था। ठीक है मित्रों, तो इसे शुरू करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, तथागत सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। अगर कोई विषय नहीं समझ में आता है तो उस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से कम ये मुझे जानकारी मिलेगी कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में आया, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो जरूर से जरूर करिए, अगर समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि आप करिए ही करिए। तो ये एक आपकी प्रक्रिया है जो आपको मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है या मेरे साथ सीधे सीधे आपको बातचीत करने का मौका देती है, तो जरूर कमेंट करिए। ठीक है मित्रों, तो इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है जो इंडियन अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अर्थात इंडो अमेरिकी स्वरूप के, जो भारत के थे लेकिन अमेरिका में जाकर उन्होंने सारे अपने जीवन काल को विज्ञान को समर्पित किया। एस चंद्रशेखर बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे। एस चंद्रशेखर का एक स्वरूप है जिसे हम चंद्रा लाइन के नाम से या चंद्रा लिमिट जिसे कहें उसके नाम से जानते हैं। चंद्रा रेखा कहें, चंद्रा सीमा कहें, चंद्रा लिमिट कहें, कुछ भी कहें। उनका ये कहना है कि कोई भी तारा जो होता है उसके अपने द्रव्यमान का स्वरूप होता है। उन्होंने जो हमारा सूर्य है उस सूर्य के आधार पर यह सारी गणनाओं का निर्धारण किया। उनके अनुसार अगर किसी भी तारे का द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान, जो हमारे सूर्य का द्रव्यमान है, उससे कम है, ध्यान रखिएगा, इसको शुरू करने से पहले क्या है चीज वो समझ लीजिए। अगर किसी भी तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान, जो हमारे सूर्य का द्रव्यमान कितना है 1.44 सौर द्रव्यमान, इससे कम होता है, 1.44 सौर द्रव्यमान से सोलर मास से कम होता है, तो वह तारा जब नष्ट होता है या उसका जब अंतिम समय आता है वह एक केंद्र के रूप में सिकुड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह ब्लैक होल नहीं बनता है या बनने की संभावना बेहद क्षीण होती है, तो हम ये कह सकते हैं नहीं बनता है। और ऐसी स्थिति में या वो व्हाइट ड्वार्फ बनता है, बहुत चमकीला हो जाता है, चमकता है और उसकी जो चमक होती है वो सफेद होती है, इसलिए उसको व्हाइट ड्वार्फ कहा गया। ऐसा कोई भी तारा जिसकी का सौर द्रव्यमान 1.44 के ही बराबर है, मान लीजिए हमारे सूर्य के द्रव्यमान के ही बराबर है, तो ऐसा तारा अंत में ब्लैक ड्वार्फ बनता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर कम है द्रव्यमान तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, और अगर एग्जैक्ट है, बराबर है, तो फिर वह ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। लेकिन अगर इस रेखा के ज्यादा है, अर्थात सौर द्रव्यमान इससे अधिक है किसी भी तारे का, तो फिर वो कैसा बनेगा। चंद्रा रेखा या चंद्रा लिमिट हमें ये बताती है, एस चंद्रशेखर के द्वारा जो स्थापित की गई, वो कहते हैं कि अगर किसी भी तारे का द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान से अधिक है
तो फिर हमेशा उसका अंत बहुत विनाशकारी होगा और वह सुपरनोवा विस्फोट होगा। और सुपरनोवा विस्फोट की स्थिति में या फिर उस किसी भी तारे का स्वरूप जो बनेगा वो न्यूट्रॉन स्टार की तरह होगा, जिसे हम पल्सर स्टार भी कहते हैं। और पल्सर स्टार में का स्वरूप का संरचना का मतलब यह है कि उसके जो कण के पार्टिकल होंगे उनमें न्यूट्रॉन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, और न्यूट्रॉन की मात्रा ज्यादा होने का मतलब है वो न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर स्टार के रूप में स्थापित होगा। और ऐसी संरचना के साथ ही अगर वह न्यूट्रॉन स्टार नहीं बन पाया तो ये होगा कि वह एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक ब्लैक होल में बदल जाएगा। तो ये भी है, ऐसा नहीं कि न्यूट्रॉन स्टार से ब्लैक होल नहीं बन रहे हैं या सुपरनोवा से डायरेक्ट ब्लैक होल बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये प्रक्रिया भी हो सकती है न्यूट्रॉन स्टार से आगे बढ़ते हुए, या फिर सुपरनोवा से डायरेक्ट ब्लैक होल बनने की स्थिति हो सकती है। अब आते हैं, ये तो तारे से ब्लैक होल बनने की एक प्रक्रिया है कि कैसे बन सकते हैं, ऐसी संभावना जो व्यक्त की जाती है वो है, क्योंकि इसको लेकर अभी बहुत सारे रिसर्च होने हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके विषय में हमको 1% भी शायद नहीं पता है। अभी 99% का पूरा क्षेत्र है जो इसके विषय में हमको जानना है, या हमारे वैज्ञानिक इसको लेकर लगे हुए हैं। तो आइए इसको कुछ जो हमारी जानकारी के अनुसार है, हमारे पढ़ने के अनुसार है, उसको समझते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि चंद्रा रेखा क्या है, चंद्रा लिमिट क्या है। 1.44 सौर द्रव्यमान का जो लिमिट है उसी को चंद्रा लिमिट कहते हैं, और एस चंद्रशेखर जो इंडो अमेरिकन वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा दी गई थी ये बातें। जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं, इसको हम कभी कभी कृष्ण विवर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी में कृष्ण विवर, विवर का मतलब होता है छेद, तो कृष्ण छिद्र भी कह सकते हैं इसको। तो इसका होल का मतलब भी छिद्र होता है। तो एक ऐसी संरचना है जो हमारे ब्रह्मांड का ही भाग है, अर्थात यह हमारे ब्रह्मांड का ही एक स्वरूप है, सदस्य है। लेकिन इसका सबसे प्रमुख विशेषता है इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, हद से ज्यादा, लाखों गुना ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर हम अपने सूर्य की बात करें तो हमारे सूर्य से 43 लाख गुना तक अधिक गुरुत्वाकर्षण बल वाले ब्लैक होल की जानकारी मिलती है। अर्थात हमारा जो सूर्य है उससे 43 लाख गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल वाले ब्लैक होल भी मौजूद हैं इस ब्रह्मांड में। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाला स्वरूप है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम इनकी बात करें कि ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्लैक होल का पहली बात तो अगर हम आकार की बात करें तो हम आकार का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। बनने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी कि किसी तारे से कैसे बनता है ब्लैक होल। दूसरी स्थिति है कि इसका आकार क्या हो सकता है, तो हम इसका आज तक आकार निर्धारित नहीं कर पाए, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार इसका आकार एक छोटे से परमाणु के बराबर भी हो सकता है, एक डॉट के बराबर भी हो सकता है, एक छोटे से परमाणु के बराबर भी हो सकता है, और हमारे जो हमारी आकाशगंगा है उससे कई लाख गुना बड़ा भी हो सकता है। कई तारे मिलकर जो आपस में मिल जाते हैं नष्ट होने के बाद, वह एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बन सकता है, और छोटे से छोटे स्थिति में एक परमाणु के बराबर का भी संरचना धारण कर सकता है। तो ब्लैक होल का हम आकार निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि इसकी स्थिति कैसी होगी। दूसरी चीज ये है कि इसकी भीतरी संरचना कैसी है, ये तो अभी क्वेश्चन मार्क है, अस्पष्ट इसीलिए मैंने लिख दिया क्योंकि यह अभी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक अभी तक इसके भीतर का कोई भी चित्र नहीं ले पाए हैं। 2019 में पहली बार M87 गैलेक्सी, ध्यान रखिएगा, M87 गैलेक्सी के बीचों बीच एक गैलेक्सी है जिसका नाम है M87, उसके मध्य केंद्र में एक ब्लैक होल है, उसकी पहली बार तस्वीर ली गई हमारे नासा के वैज्ञानिकों ने। वो भी 2-3-4 साल के एक लंबे रिसर्च के बाद वो पहली बार तस्वीर प्राप्त की गई, जिसके केंद्र में हमको ये दिख रहा है कि एक छेद टाइप का है, बहुत काले रंग का गड्ढा है, और उसके अगल बगल बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश उत्पन्न हो रहा है।
तो ये एक ऐसी संरचना है जिसके केंद्र में हमको, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्लैक होल कुछ इस टाइप का होता है जिसके केंद्र में छेद हो सकता है और उसके किनारे किनारे प्रकाश की परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन हम अभी भी अस्पष्ट हैं कि इसकी आंतरिक संरचना कैसी होगी, इसकी बाहरी, प्रमुख रूप से इसकी बॉर्डर लाइन की संरचना कैसी होगी, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह बना हुआ। तो ये पहली बार तो ऐसा हुआ था कि M87 नाम की जो गैलेक्सी है उसके मध्य में स्थित जो ब्लैक होल है उसकी फोटो खींची गई, या ध्यान रखिएगा इसका मतलब है अभी अस्पष्ट स्थितियां हैं इसको लेकर। अगर हम इसके प्रकार की बात करें कि आखिर ब्लैक होल कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो हमारे पास कई प्रकार के ब्लैक होल हो सकते हैं, जैसा कि वैज्ञानिक बताते हैं। एक ऐसा ब्लैक होल हो सकता है जो तारे से बनने वाला होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी तारा जब अपने अंतिम क्षण में सुपरनोवा विस्फोट में जाता है, तो सुपरनोवा विस्फोट की स्थिति में उस तारे में जब उसका केंद्रीय भाग में हाइड्रोजन खत्म हो जाती, केवल हीलियम बचती है, तो धीरे धीरे करके जो केंद्रीय भाग बहुत संकुचित होता था वो अचानक से विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट होने की स्थिति में वह सुपरनोवा विस्फोट में चला जाता है, और ऐसी स्थिति में ब्लैक होल में बदल भी सकता है। न्यूट्रॉन स्टार में भी बदल सकता है, फिर ब्लैक होल में जा सकता है, या डायरेक्ट ब्लैक होल में भी बदल सकता है। और अभी तक जितने भी ब्लैक होल खोजे गए हैं वह इसी तरह की प्रक्रिया वाले थे, जो तारों से बनने वाले ब्लैक होल हैं। दूसरी संभावना यह है कि आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल स्थित हो सकते हैं। आकाशगंगा की केंद्र में जो स्थिति की बात है, लगभग सभी आकाशगंगाओं के केंद्र में, जितनी भी आकाशगंगाएं खोजी गई उन सभी के केंद्र में हमको एक ब्लैक होल जैसी संरचना प्राप्त होती। जैसे हम अपनी आकाशगंगा, जिसका नाम है मिल्की वे या एरावत पथ के नाम से भी जानते हैं हम इसको, या मंदाकिनी भी कहते हैं, तो एरावत पथ या मिल्की वे के बीच में भी एक ब्लैक होल की संरचना है। ये ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल की संरचना एरावत पथ या मिल्की वे के बीच में भी है। जब हम लोगों ने आकाशगंगा पढ़ा था तो मैंने इसको आपको बताया भी था, और इसका नाम सैजिटेरियस ए है। सैजिटेरियस ए, इस ब्लैक होल का नाम जो दिया गया है वो सैजिटेरियस ए दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारी आकाशगंगा जो मिल्की वे है उसके बीचों बीच स्थित है, और इस ब्लैक होल को खोजने का काम किया था रॉबर्ट ब्राउन और ब्रूस बॉलिक ने। ये ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन और ब्रूस बॉलिक के द्वारा हमारी आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल की खोज की गई थी। तीसरे प्रकार के ब्लैक होल जो ब्रह्मांड के निर्माण के समय के हो सकते हैं, और इन्हें प्रिमोर्डियल या प्राचीनतम ब्लैक होल कहते हैं, अर्थात अरबों वर्ष पुराने हैं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय, जिस समय वो निर्मित हो रहा था उस समय कहीं ना कहीं इनका निर्माण हुआ होगा। तो ये बड़े प्राचीन स्थिति वाले ब्लैक होल हैं। दूसरी स्थिति ये है कि ब्लैक होल जो हैं वो ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत के अनुसार ये एक प्रकार की ब्लैक बॉडीज हैं जिनमें बहुत भीषण गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल इनके भीतर होता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का स्वरूप ये है कि कोई भी ब्लैक होल, मान लीजिए ये एक ब्लैक होल है जिसके आंतरिक क्षेत्र में केंद्रीय भाग है, जब कभी भी कोई भी प्रकाश किरण भी इसके पास से गुजरती है तो वो विकृत हो जाती है। एक चीज और ये भी ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज इस ब्लैक होल के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है। अगर हम पृथ्वी की बात करें, मान लीजिए जैसे हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सैजिटेरियस ए है, उसके क्षेत्र में अगर हमारी पृथ्वी पहुंच जाए तो आप टेनिस बॉल के बराबर हो जाएगी, सिकुड़ कर, इतना ज्यादा उसके ब्लैक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा कि वह सिकुड़ कर एक छोटे से गेंद के बराबर हो जाएगी। तो ये भी स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि ये ब्लैक होल पलायन वेग के नियमों को बिल्कुल अव्यवस्थित कर देता है, ये भी स्थिति है जैसी जानकारियां मिलती हैं। और अगर प्रकाश इसकी एक दिशा में आगे बढ़ रहा है तो फिर इसकी एक ही दिशा में आगे बढ़ता चला जाएगा। ये भी स्थिति है कि अगर
प्रकाश की बहुत जो मात्रा इसमें प्रवेश करती है वह समाप्त भी होती जाती है, और कभी कभी कुछ ऐसे भी ब्लैक होल की जानकारी मिलती है कि ये जो ऊर्जा या प्रकाश की मात्रा प्रवेश करती है वो विकिरण के रूप में बड़ी तेजी से बाहर निकलती, जिसकी वजह से किसी भी ब्लैक होल के किनारे के जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत अधिक चमकीले होते हैं। जैसे M87 का ब्लैक होल, M87 का ब्लैक होल ये ऐसा ही ब्लैक होल है जिसमें प्रकाश की किरण प्रवेश तो कर रही है लेकिन किरण के रूप में फिर वो नहीं निकल रहा है, ना ही हमको अलग से जाती हुई दिखाई पड़ती, वो विकिरण के रूप में दिखाई पड़ता है, रेडिएशन के रूप में हमको बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ती। और फिर पलायन वेग की स्थिति ये ही है कि अगर पृथ्वी के पलायन वेग के आधार पर बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का वेग होना चाहिए, और यहाँ पर स्थितियां बिल्कुल पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की स्थिति के बीच में ऐसा क्या हो सकता है। अगर और ये जो बात है तो वो न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो उसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत तो यही है कि सीधे सीधे वो कोई भी चीज है कि गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में जिधर से आ रहा है या जिधर से ज्यादा बन रहा है तो उसी तरफ जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की तरह कार्य करता है, अर्थात न्यूटन के सिद्धांत को भी यह कहीं ना कहीं अव्यवस्थित कर सकता है। और हालांकि हम इसका कोई आकार प्रकार निर्धारित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी ब्लैक होल की का साइज जो है वो सूर्य के बराबर है मान लेते हैं, तो उस सूर्य के बराबर की स्थिति में किसी भी ब्लैक होल की जो त्रिज्या होगी वह उसके केंद्र से मात्र 3 किलोमीटर की होगी। अगर सूर्य के बराबर का कोई ब्लैक होल है तो उसकी त्रिज्या 3 किलोमीटर के बराबर होगी, ऐसा वैज्ञानिकों का एक अनुमान है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर हम बात करें तो ब्लैक होल के केंद्र की, इसके केंद्र की बात करते हैं। मान लीजिए कोई ब्लैक होल जिसका केंद्र A है, तो इसकी जो सिंगुलैरिटी या विशिष्टता होती है वो हमेशा ध्यान रखिएगा ब्लैक होल के केंद्र में होती है। किसी भी ब्लैक होल की विशिष्टता उसके केंद्र में होती है, सिंगुलैरिटी या विशिष्टता जो होती है वो उसके केंद्र में होती है। दूसरी चीज ये है कि जब किसी भी ब्लैक होल की विशिष्टता या सिंगुलैरिटी उसके केंद्र में होती है तो सीधा सा मतलब है उसका जो घनत्व होगा उसके केंद्र का घनत्व वो अनंत होगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी ब्लैक होल की विशिष्टता अगर उसके केंद्र में है तो उसका घनत्व जो होगा वो अनंत होगा, लेकिन उसका जो आयतन होगा वो शून्य होगा। ये भी एक स्थिति है ब्लैक होल से संबंधित। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी या विशिष्टता उसके केंद्र में है तो घनत्व तो अनंत होगा और आयतन जो होगा वो शून्य होगा। स्टीफन हॉकिंग की ये एक थ्योरी है जो स्टीफन हॉकिंग के द्वारा प्रदर्शित की गई, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल को लेकर एक बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं जो रिसर्च करते रहे। दूसरी चीज, अगर हम ब्लैक होल की आकार प्रकार की बात करें तो सीधा सा मतलब है हम इसके विषय में नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम इसके केंद्र को देखना चाहें जो आज तक हम देख नहीं पाए, इसका मतलब है अभी हम इसके केंद्र को नहीं समझ पाए कैसा। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए कि एक आप कल्पना पर जाते हैं थोड़ी सी, कि अगर हम ब्लैक होल के बाहर कहीं पर खड़े हैं जहां तक पर इसका गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं आ रहा और हम ब्लैक होल में होने वाली समस्त गतिविधियों को देख रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है अगर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं तो उसका हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि ब्लैक होल में प्रकाश जा रहा है, इसके क्षेत्र में प्रकाश की स्थितियां हैं, या मान लीजिए कोई बी पिंड इसके क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि यह कुछ समय बाद जैसे जैसे ये पिंड आगे बढ़ेगा या ब्लैक होल के क्षेत्र में जाएगा उसकी रफ्तार हमें बहुत ही ज्यादा धीमी नजर आएगी, या ऐसी भी स्थिति होगी कि फ्रीज होती हुई दिखाई पड़ेगी कि कोई भी वस्तु बिल्कुल फ्रीज हो गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर समय की जो नियम है, निर्धारण है, वो भी अस्पष्ट हो जाते हैं।
हालांकि वो अलग बात है कि हम समय को नहीं तोड़ सकते, समय नहीं रुकने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर समय के नियम भी हमारे लिए, यहाँ पर इस जगह पर बैठा हुआ बी कोई व्यक्ति और इस जगह पर बैठा हुआ सी कोई व्यक्ति अगर एक दूसरे को देख रहे हैं तो सीधा सा मतलब है उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। यहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति में यहाँ की रफ्तार हद से ज्यादा धीमी हो जाएगी। इसका सीधा सा कारण है इसका ब्लैक होल के क्षेत्र का पलायन वेग, ये ध्यान रखिएगा, इसका एक बहुत बड़ा कारण। अगर हम ब्लैक होल के पास घड़ियां ले जाएं तो घड़ी की रफ्तार भी, इसका मतलब है वो भी बहुत धीमी हो जाएंगे और धीमी की स्थिति होते होते मतलब हो सकता है कि बंद ही हो जाए, तो ये भी स्थिति कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत। और ब्लैक होल गोल भी हो सकते हैं, छल्ले की तरह भी हो सकते हैं, गैर छल्ले की तरह भी हो सकते हैं। खैर ये तो एक अलग बात है क्योंकि इसकी आकार प्रकार के निर्धारण अभी हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इससे संबंधित बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, एक दो वैज्ञानिक नहीं, 1726 के बाद से इसको लेकर गणनाएं होनी शुरू हो गई। लेकिन जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं उनके नाम जरूर याद रखिएगा। मान लीजिए परीक्षाओं में पूछ लें तो आइंस्टाइन ने जो क्वांटम थ्योरी पूरी की पूरी दी है और उस पर भी, ब्लैक होल पर भी रिसर्च हुआ है क्वांटम थ्योरी को लेकर, और एस चंद्रशेखर जिन्होंने चंद्रा लिमिट ही पूरा का पूरा प्रूफ किया है। हालांकि प्रारंभिक दौर में इसको लेकर बहुत विवाद हुए थे लेकिन बाद में ये बिल्कुल सटीक लिमिट रही। स्टीफन हॉकिंग बहुत प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं और इनके द्वारा ब्लैक होल और टाइम पर बहुत रिसर्च किए गए हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इनका पूरा, और ब्लैक होल इनकी एक पूरी की पूरी बुक है जो इनके रिसर्च पर ही आधारित है। रॉबर्ट ब्राउन और ब्रूस बॉलिक ये ऐसे हैं जिन्होंने कई ब्लैक होल की खोज की और हमारी पृथ्वी के, हमारे आकाशगंगा के बीच में स्थित जो ब्लैक होल है उसकी भी खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है मित्रों, तो ये ब्लैक होल से संबंधित समस्त विषय वस्तु है जो आपके काम की, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बहुत ज्यादा जबरदस्ती का कुछ नहीं, जो आपकी जरूरत का हो सकता है। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।